हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका हिंदी का फाइनल का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको बोला गया है, पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों का मतलब 4 में से 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और आपको देना है 25 से 30 शब्दों के अंदर देना है। ठीक है। अब पहला जो मेरा प्रश्न है वो क्या बोला गया है, देखो यहाँ बोला है, हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता दर्शाने के लिए किन क्रियाओं का सहारा लेते थे। हीरा और मोती आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा, उस चैप्टर में ये दोनों बैल थे। ये जो बैल थे, ये किस प्रकार से अपनी मित्रता अपने प्यार को दिखाते थे। दो उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर होगा कि हीरा हीरा और मोती अपनी मित्रता दिखाने के लिए हमेशा साथ रहते थे। ये दोनों हमेशा साथ रहते और एक दूसरे का ध्यान रखते थे। जब कोई खतरा आता था तो वो मिलकर उसका सामना करते थे। जब भी हीरा और मोती के सामने क्या कोई खतरा आ गया, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर उस खतरे का सामना करते थे। उदाहरण के लिए वे एक दूसरे के लिए खाने पीने का इंतजाम करते और खेलते समय हमेशा साथ रहते। ठीक है, यहाँ पे यानी साथ में ही खाना खाते और साथ में ही उठते थे। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि आज का मनुष्य केवल उपभोग को ही सुख समझने लगा है। उपभोग मतलब होता है वो मतलब कोई भी सामान को यूज करना चाहता है और उसी को वो क्या मानता है, सुख मानता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर हम लिखना है। हमें बताना है कि उपभोक्तावाद जो संस्कृति है चैप्टर है, उसके आधार पर बताना है कि क्या मनुष्य जो है उपभोग को ही क्या मानता है, सुख मानता है। तो इसका आंसर होगा आपका जो कि यहाँ लिखा है यहाँ पे, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार आज का जो मनुष्य है, इंसान है, भौतिक सुखों को ही असली सुख मानता है। भौतिक सुख मतलब हर कोई चाहता है कि आराम से लेट के टीवी देखो, खाओ पियो। ठीक है, यहाँ पे उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने को मिले, यही वो लोग क्या मांगते हैं, इसी को सुख बोलते हैं। वो नई नई चीजें खरीद कर खुश रहते हैं, लेकिन आंतरिक शांति को ध्यान नहीं देते। इंसान क्या करता है, वो चीजों में खुशी ढूंढता है, नई नई चीजों खरीद के उसमें खुशी ढूंढता है, लेकिन अंदर से जो खुशी आती है उस पर ध्यान नहीं देता। इस कारण से लोग पैसे और सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। लोग जो है आज के समय में खुशी पाने के लिए चीजों के पीछे भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई चीज अगर मिलेगी तो ही उनको सुख मिलेगा, लेकिन उनको अंदर जो खुशी है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जिससे मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, इंसान का जो इंसान में जो इंसानियत है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये बोलता है, देखो यहाँ पे, कि सलीम अली के पक्षी प्रेमी बनने के पीछे उनके बचपन से जुड़ी किस घटना को जिम्मेदार माना जाता है। जो सलीम अली थे वो पक्षी प्रेमी थे। ठीक है, तो बचपन में कौन सी घटना घटी थी जिससे वो एक पक्षी प्रेमी बने थे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ लिखा है कि सलीम अली के पक्षी प्रेमी बनने की शुरुआत उनके बचपन में हुई, जब उन्होंने एक घायल चिड़िया देखी। सलीम अली जी ने किसको देखा, एक घायल चिड़िया को देखा। उन्होंने उसकी देखभाल की और उसके बारे में अधिक जानने की कोशिश की। ठीक है, इस घटना ने उनके मन में पक्षियों के प्रति गहरी रुचि जगा दी। मतलब वो और पक्षियों के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उस घायल चिड़िया की मदद की, उसकी देखभाल की और उस चिड़िया के बारे में उन्होंने और जानकारी इकट्ठी की। आगे चल के वह प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक बन गए। ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक जो जिनको पक्षियों के बारे में बहुत नॉलेज होती है, जो रिसर्च करते हैं। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रयुक्त हुए टीले शब्द किन संदर्भों को संकेत करता है। प्रेमचंद का जो फटा जूता चैप्टर है, उसमें जो एक शब्द है टीला, टीले, ये जो शब्द है वो किसकी ओर संकेत करता है, आपको विचार करके लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि टीले शब्द जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों को दर्शाता है। जो टीला शब्द है वो दिखाता है कि जीवन में लोगों के कितने संघर्ष है, कठिनाइयां है, उसको दिखाता है। ये संकेत करता है कि प्रेमचंद का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, फिर भी उन्होंने सादगी और आत्मसम्मान से जीवन जिया है। क्या दिखाता है कि प्रेमचंद के जीवन में, ठीक है, उनके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई है, उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी वो सादगी और आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। यह शब्द उनके कठिन जीवन और समाज की आर्थिक विषमता की ओर इशारा करता है। ये जो शब्द है टीले, वो ये दिखाता है कि उनका जीवन में कितनी कठिनाइयां थी। ठीक है, और ये दिखाता है कि समाज जो है कितना अलग अलग है। मतलब कुछ लोग तो कहते हैं अमीरियत को दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग सादगी में रहते हैं, वो ये दिखाता है। अगला अब आता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोलता है
कबीर के अनुसार मनुष्य जी ईश्वर की तलाश कहाँ कहाँ करता फिरता है? विचार करते हुए लिखिए। कबीर के अनुसार जो मनुष्य है ईश्वर को जो तलाश है वो कहाँ कहाँ करता है? तो इसका आंसर होगा, देखो यहाँ लिखा है, इसका आंसर जो होगा वो ये है हमारा कि कबीर के अनुसार मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों, मूर्तियों में खोजता है। मनुष्य जो है, कबीर के अनुसार मनुष्य जो है ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थल या मूर्ति में खोजता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि ईश्वर उसके अपने भीतर ही बसता है। कबीर के अनुसार क्या है कि जो ईश्वर है वो मनुष्य के अंदर ही बसता है। वे कहते हैं कि सच्चे प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ना कि बाहरी दिखावे करने से। अगर बाहरी दिखावा करोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, आपको प्राप्ति होगी खुद के अंदर ढूंढने से भगवान को। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोलता है कि कवि रसखान का ब्रज के वन और बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण बताता है? जो कवि है वो रसखान का जो ब्रज है, ठीक है, कृष्ण जी के जो ब्रज वन है, ठीक है, बाग है, तालाब है, उसको निहारता क्यों रहता है? उसके पीछे क्या कारण बताया, क्यों निहार रहा है उसको? तो इसका कारण ये होता है, देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये है कि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जो रसखान थे वो श्री कृष्ण जी के क्या थे? बहुत ज्यादा भक्त थे, इसलिए वे ब्रज के वन, बाग और तालाब को प्रेम से निहारते हैं। ठीक है, उनका मानना था कि जहां जहां श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की है वहां की मिट्टी भी पावन है। वे ब्रज की सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आनंदित उठते हैं, उसे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानते हैं। उसे क्या मानते हैं? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोलता है, देखो यहाँ पे, कि मेघ रूपी मेहमान के आने से गांव के दृश्य में क्या बदलाव आता है? जो मेघ आता है ना, बादल आते हैं बारिश वाले, तब क्या होता है गांव में? दृश्य जो होता है वो कैसा होता है? किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख करना है। तो इसका आंसर होगा कि गांव में चारों ओर हरियाली छा गई, पेड़ पौधे और खेत हरे भरे हो जाते हैं जब बारिश होती है। गर्मी और सूखे से परेशान लोग, पशु पक्षी बारिश के फुहारों से आनंदित यानी खुश हो जाते हैं और वातावरण जो है ठंडक और ताजगी में आ जाती है। ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि गांव और नगर के अंतर को ग्राम श्री कविता के आधार पर दो उदाहरण देकर बताना है। गांव और नगर में क्या अंतर है, हमें इस कविता के अनुसार बताना है। ग्रामश्री जो कविता है उसके आधार पर देखो, तो अंतर क्या बताया गया है, देखो कि गांव में प्राकृतिक सुंदरता होती है, शुद्ध हवा होती है, हरियाली होती है, लेकिन नगर में बड़ी बड़ी इमारतें और प्रदूषण होता है। यह अंतर है। अगला है, गांव में लोग जो है आपस में घनिष्ठ संबंध, मतलब होता है ना, एक अच्छे दोस्त बन के रहते हैं, सरल जीवन जीते हैं, लेकिन नगर में लोग जो है व्यस्त रहते हैं, यानी हमेशा बिजी रहते हैं शहरों में और मेल मिलाप कम करते हैं। यह है शहरों का हाल। इसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आपको आंसर देना होता है 50 to 60 शब्दों में, उनके आंसर मैं बता देता हूँ, उनकी उस टाइप के क्वेश्चन भी समझा देता हूँ आपको। देखो लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन कि राम स्वरूप अपनी बेटी का रिश्ता करते समय उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे, आपकी दृष्टि में वह कहाँ तक उचित है या तर्क सही दे रहे हैं? राम स्वरूप जो है अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता, नहीं शादी करवाना चाहता था, तो राम स्वरूप जो है अपनी बेटी से कुछ उम्मीद करता था कि उसकी बेटी इस प्रकार से व्यवहार करे। तो ये जो व्यवहार था ये कहाँ तक का सही था? तो देखो अब हमें देखा इसका आंसर कि जो राम स्वरूप था, देखो राम स्वरूप यह चाहता था कि उमा उनकी बेटी के ससुराल में पूरी तरह से झुककर व्यवहार करे। राम स्वरूप ये चाहता था कि उसकी जो बेटी है ससुराल में मतलब झुक के रहे, ठीक है, उनकी सारी बातें माने, ठीक है यहाँ पे, और हर परिस्थिति को क्या करे? सहन करे। मतलब ससुराल वाले जो कुछ भी बोल रहे हैं उस बात को सहन कर लो। ये कौन चाहता था? रामस्वरूप अपनी बेटी से। रामस्वरूप अपनी बेटी से ये चाहता था कि उसकी बेटी जो है ससुराल वाले कुछ भी कहे उस बात को सुने, ठीक है। यहाँ पे यह सोच उचित नहीं थी, लेकिन मेरी तरफ से क्या है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि विवाह में समानता और परस्पर सम्मान जरूरी है। जब शादी होती है, किसी भी कहने वाली लड़की की शादी होती है, तो उसका भी अपना एक सम्मान होता है, अपनी एक क्या होते हैं, एक अपनी पहचान होती है, तो उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, ना कि उसको दूसरों की जो कहना कोई दबा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई अपमान कर रहा है और उस बात को सहन कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल लड़की से ही समझौते की अपेक्षा करना गलत है, कि लड़की ही क्या करे, समझौता करे, गलत है। उसे भी क्या माने, उसे भी सारी खुशियां मिलनी चाहिए, उसको भी सम्मान मिलने का अधिकार होता है। यह हमारे विचार से, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ लिखा है कि
कर्नाटक के बागलकोट में लेखिका द्वारा शिक्षा के लिए किया गया प्रयास मजबूत इच्छा शक्ति का उदाहरण है। कर्नाटक के बालाकोट में जो शिक्षिका थी और जो थी लेखिका थी ना, लेखिका ने बहुत सारे काम किए, तो उसके बारे में बताना है। जैसे ये चैप्टर कौन सा था, मेरी संघ की औरतें पाठ में से ये आया है, ठीक है। तो उन्होंने कौन सी इच्छा शक्ति के बारे में दिखाया है, देखो इसका आंसर है मेरे संघ की औरतें पाठ में लेखिका ने बालाकोट में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। मेरे संग की जो औरतें पार्ट है उसमें जो लेखिका है उसने बालाकोट जो एरिया है वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कठिन परिस्थिति के बावजूद महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य किया। बहुत मुश्किलें आई लेकिन तो भी उन्होंने क्या किया, महिलाओं को शिक्षित किया, शिक्षा दिया। ये दिखाता है कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति होती है तो किसी भी समस्या का समाधान करा जा सकता है। उनका यह प्रयास समाज में बदलाव लाने की दिशा में प्रेरणा है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, आता है हमारा अगला क्वेश्चन ये है, बाढ़ देखने और बाढ़ की सही जानकारी देखने के लिए उत्सुक क्यों था। देखो, बाढ़ देखने और बाढ़ की सही जानकारी देखने के लिए लेखक जो था वो बहुत ज्यादा उत्सुक क्यों था, इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर लिखना है। इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे, इस जल प्रलय में बाढ़ में लेखक बाढ़ को देखकर उसकी भयावहता को समझना चाहता था। जो वो लेखक था वो बाढ़ को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, ठीक है, क्यूरियस था। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बाढ़ की भयानकता देखना चाहता था कि बाढ़ जो है कितने भयानक तरीके से आ रही है। वो देखना चाहता था कि पानी कैसे पूरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, असर डालेगा। जब पानी आएगा, बाढ़ का पानी, तो पूरे एरिया में क्या होगा, लोग इससे कैसे जूझेंगे। साथ ही वह यह भी जानना चाहता था कि बाढ़ वास्तविक स्थिति क्या है, बाढ़ कहाँ तक पहुंची है, वो ये भी जानना चाहता था। इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो ये भी जानना चाहता था, इसलिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो आपको समझा दिए हैं, ठीक है। इनके इसके नोट्स के जो नोट्स है, ये जो पीडीएफ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर में जो आपका एग्जाम है, फाइनल एग्जाम में जो लेटर है या कोई संवाद है, ठीक है, यहाँ पे सूचना लेखन होता है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल में। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।